आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। साल 2022 को जल्द ही हम विदा कर देंगे। इस साल भर में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले और कदम उठाए गए हैं जिन्हें आगे आने वाले समय में नई पीढ़ी के लिए काफी ऐतिहासिक माना जाएगा। ऐसा ही एक कदम सरकार और आरबीआई की तरफ से इस साल ही उठाया गया है और वो है डिजिटल रुपी यानी कि ई रुपया लॉन्च करना। जरूर आपने ये खबर पढ़ी भी होगी, सुनी होगी, लेकिन अगर अभी तक आपको ई रुपये के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो इस खास शो पर आपको मिलेगी पूरी जानकारी। डिजिटल रुपी क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, साथ ही ये बाकी डिजिटल पेमेंट से कितना अलग है, कैसे अलग है, ये भी हम एक्सपर्ट से जानेंगे। पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ये नया दौर है। इस दौर में आपके जेब में बहुत सारा पैसा तो है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। यानी ऐसी लक्ष्मी जो अब डिजिटल करेंसी और ई रुपी के दौर में पहुंच चुकी है और अब नोटों की कड़कड़ाहट और सिक्कों की खनखनाहट कम होती जा रही है। देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रुपए की शुरुआत की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कैश रखने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करने वाला देश बन गया है। दावा किया जा रहा है कि 2025 तक पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में करीब 70% हिस्सेदारी भारत की होगी। नकली करेंसी पर लगाम लगाने में ई रुपए की बड़ी भूमिका हो सकती है। साथ ही सरकार का रुपए छापने का खर्च भी घटेगा। ई रुपी भारतीय करेंसी का डिजिटल रूप है। ये फिजिकल रुपए की तरह एक लीगल टेंडर है। इसकी कीमत रुपए के बराबर है, यानी 100 ई रुपी 100 रुपए के बराबर। ई रुपी 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के मूल्यों में मौजूद होगा। ई रुपी के बदले आप कैश भी ले सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपीआई, एनईएफटी के होने पर डिजिटल रुपए की क्या जरूरत? जानकारों का मानना है कि यूपीआई की सफलता को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। भारत की इस पेमेंट सर्विस के आगे दुनिया भर के अलग अलग देशों की पेमेंट सर्विस कमजोर दिखती है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से G20 के देश डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले भारत बहुत पीछे नहीं रह सकता था। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर के देश ये समझ चुके हैं कि वैश्विक स्तर पर व्यापार के लिए डॉलर पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। खासकर अमेरिका ने जिस तरह से रूस के फॉरेक्स रिजर्व को सील किया, उसके बाद से कई देशों के मन में ये सवाल खड़ा हो गया कि अगर यही परिस्थितियां उनके साथ बनी तो फिर उनकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। दुनिया भर के देशों की इस चिंता को डिजिटल करेंसी कम कर सकता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी स्विफ्ट दुनिया की प्रमुख बैंकिंग कम्युनिकेशन सर्विस है, जो भारत समेत 200 से ज्यादा देशों में करीब 11,000 बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जोड़ती है। इस प्रणाली को वैश्विक वित्त व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन के पास स्विफ्ट के विकल्प के तौर पर अपना क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यानी CIPS है। वहीं 2014 में रूस ने स्विफ्ट के विकल्प के तौर पर अपना फाइनेंशियल ट्रांसफर प्लेटफॉर्म SPFS विकसित किया था। स्विफ्ट के विकल्प के तौर पर अब भारत भी अपना फाइनेंशियल ट्रांसफर प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। लिहाजा समय के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए रुपए का डिजिटलाइजेशन भी जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ई रुपया काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन सवाल है कि जब पहले से ही आपके पास डिजिटल पेमेंट की सुविधा है तो हमें एक नए पेमेंट मोड की जरूरत क्यों पड़ी? यानी कि जब हम पहले से ही यूपीआई से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो एक नई करेंसी क्यों? इसके लिए आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझना होगा। सबसे पहले समझिए कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन बैंक से ही बैंक में होता है, लेकिन डिजिटल करेंसी का बैंक से कोई लेना देना नहीं होता। यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जबकि ई रुपया एक डिजिटल करेंसी है जो कि कैश की तरह ही होगी और खास तौर पर ये आरबीआई से अश्योर्ड होगी।
यूपीआई में एक बैंक का दूसरे बैंक से लेन देन होता है, लेकिन डिजिटल करेंसी का बैंक से लेना देना नहीं होता। यानी कि डिजिटल करेंसी में लेन देन पूरी तरीके से आरबीआई की तरफ से होता है। यूपीआई एक्टिवेट करवाने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट खोलना जरूरी होता है, जबकि डिजिटल करेंसी में बैंक अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी ओर यूपीआई में अकाउंट के साथ साथ एटीएम का भी होना काफी जरूरी है, लेकिन डिजिटल करेंसी में केवल वॉलेट की ही जरूरत होती है, जिसके लिए केवल पैन नंबर की जरूरत होगी। और अब वक्त है आज की हमारी खास मेहमान के स्वागत करने का। हमारे साथ अब मौजूद है डॉक्टर अरुणा शर्मा, नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं। स्वागत है अरुणा जी आपका इस खास शो पर। तो बात हो रही है डिजिटल रुपए की, तो ऐसे में बेसिक से शुरुआत करते हैं। आप हमारे सभी दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आखिर हैं क्या? अगर आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देखें तो प्रिंटेड फॉर्म की जगह वो डिजिटल फॉर्म है और लीगल टेंडर है। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी देश में सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी होती है लीगल टेंडर प्रिंट करके जारी करना, जो इंडिया में आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई जो प्रिंट करके नोट जारी करता है, तो उसको प्रिंट करने की जगह वो डिजिटल फॉर्म में अब ये नोट जारी करेगा। तो इसको फिर सीबीडीसी कहा गया है कि जो एक डिजिटल करेंसी के रूप में रहेगा, और आरबीआई को फिर इतनी ज्यादा नोट प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आरबीआई इसमें 5,000 करोड़ खर्चा करता है प्रिंटिंग के लिए, प्लस लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी में उनको वो नोट भेजने पड़ते हैं दूसरी जगह। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा जहां लूटते हैं लोग या करते हैं, तो हाई सिक्योरिटी जोन में ये जाता है। तो सारे खर्चे काफी हद तक, क्योंकि जीरो प्रिंटिंग नहीं होगा बट स्मॉलर डिनोमिनेशन में कम प्रिंटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी सेविंग एक आरबीआई को बहुत बड़े पैमाने पे होगी। और डिजिटल रुपये आने से आज जो 30 लाख करोड़ कैश मार्केट में है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि बड़े डिनोमिनेशन के नोट और इतने ज्यादा नोट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होंगे। जी अरुणा जी, ये भी समझाइए कि सरकार का इसे लॉन्च करने के पीछे का एम क्या है? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हाल ही में सरकार का जो सख्त रवैया हमने क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा देखा कि कहीं क्रिप्टो करेंसी को रिप्लेस करने के लिए ही तो ये करेंसी नहीं लाई गई है, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी दीजिए। हाँ, तो मैं आपके क्वेश्चन को दो पार्ट्स में करूंगी कि सरकार का मकसद क्या है इसको लाने के पीछे। तो मकसद ये है, जो मैंने पहले कहा कि पैसे की सेविंग। दूसरा, जो होलसेल ट्रांजैक्शन है, मतलब आरबीआई ये प्रिंटेड नोट बैंकों को देती है और बैंकों से फिर हम लोग निकालते हैं, तो वो बैंकों में प्रिंटेड नोट देने की जगह वो डिजिटल करेंसी ट्रांसफर करेगी, तो जिससे बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। और ये होलसेल का जो पायलट था वो सक्सेसफुल भी रहा है, और वो बहुत बड़ी एक सुविधा बैंकों को देगा। और बैंकों में जब आपके खाते में पैसा आ जाता है, कोई भी आपको तनख्वाह मिल रही है या आपका कोई सेल डीड है या बिजनेस का पैसा आया है, तो उसको आगे आज हम 77% डिजिटल पेमेंट कर ही रहे हैं, तो उसी मोड में करते रहेंगे। तो ये पहला पार्ट और उसके पीछे का मकसद रहा है। प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में रहेगा, तो डिजिटल फॉर्म में ट्रांजैक्शन होते रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं रिटेल सीबीडीसी की बात नहीं कर रही हूँ। जी। दूसरा आपको सवाल था कि क्या ये क्रिप्टो को रिप्लेस करेगा, तो क्रिप्टो एंटायरली नया प्रोडक्ट है। सीबीडीसी में अगर मेरे 10,000 रुपए मैंने सीबीडीसी के लिए और अपने वॉलेट में रखे, तो वो 10,000 ही रहेंगे। वो 1 रुपया कम नहीं होगा, वो 1 रुपया ज्यादा नहीं होगा, चाहे भले ही वहां पे साल भर पड़ा रहे पैसा। जबकि क्रिप्टो स्पेक्युलेटिव है, जैसे हम सेविंग्स में एफडी में रखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट अर्न करते हैं, म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो वो स्पेक्युलेटिव बढ़ता है, हम शेयर्स खरीदते हैं तो स्पेक्युलेटिव बढ़ता है। उसी तरह क्रिप्टो जो प्रोडक्ट है वो स्पेक्युलेटिव प्रोडक्ट है, जहां आपके 10,000 9,000 भी हो सकते हैं और 10,000 40,000 भी हो सकते हैं। जी। तो दोनों एंटायरली न्यू अलग अलग प्रोडक्ट है। तो सीबीडीसी कभी भी क्रिप्टो को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि सीबीडीसी इज अ लीगल टेंडर और वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे हमारे पास अगर 2,000 रुपए का नोट है तो 2,000 ही उसकी वैल्यू रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, कम नहीं होगी, तो उसी तरह का वो रहेगा। बिल्कुल। बहुत से लोगों को इसके स्टेप्स नहीं पता कि डिजिटल रुपये आखिर काम कैसे करेगा, तो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड में अगर आप बता पाएं कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, तो उसके लिए काफी आसान हो जाएगा हमारे सभी दर्शकों के लिए समझना। बिल्कुल सही कहा आपने कि होलसेल में तो बैंकों के बीच में आज जो कैश ट्रांजैक्ट हो रहा था वो डिजिटल ट्रांजैक्ट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें बैंक्स प्राइवेट या पब्लिक इन्वॉल्व है और आरबीआई इन्वॉल्व है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगला पायलट आरबीआई कर रहा है वो रिटेल के लिए कर रहा है, मतलब हम आप जैसे लोग, हम आरबीआई से सीबीडीसी खरीद के एक वॉलेट में अपने मोबाइल में रख सकते हैं। उसके लिए हमें अपने बैंक के खाते से ही पैसा पे करना पड़ेगा,
कोई आरबीआई ग्रांट में हमको सीबीडीसी नहीं दे रही है। हमारे बैंक में जो पैसा है, आपके बैंक में अगर 1 लाख रुपया है और आप 10-15 हजार 20 हजार की सीबीडीसी लेना चाहते हो, तो वो आप आरबीआई को पे करके अपने वॉलेट में सीबीडीसी लोगे और फिर आप सीबीडीसी में ट्रांजैक्ट करोगे। अब इसमें ट्रांजैक्ट वैसे ही करोगे जैसे आप डिजिटल पेमेंट आज यूपीआई से करते हो, तो उसी तरह से आप करोगे। बट इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूपीआई से जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जब तक हम ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तब तक पैसा हमारे बैंक के खाते में है, उसमें ब्याज मिल रहा है, चाहे 2% मिल रहा हो। और जब हम समझो मेरे खाते से आपके खाते में गया, तो आपके खाते में उस मोमेंट से 2% ब्याज मिलने लगता है। बट सीबीडीसी अगर लेके मैंने रिटेल वॉलेट में रखा तो उसमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। फिर यूपीआई पेमेंट में ट्रैक है, अगर कोई ग्रीवेंस है, कोई पेमेंट आपका फेल हो जाता है या कोई एविडेंस कल चाहिए कि हमने आपको पे किया, तो वो पूरा ट्रैकिंग है जी। अभी सीबीडीसी रिटेल में ये बात हो रही है कि एनोनिमिटी रखी जाएगी और एक बार आपके वॉलेट में आ गया तो उसको आरबीआई मॉनिटर नहीं करेगी, उसमें नहीं जाएगी कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो और क्या खर्च कर रहे हो। परंतु जब डिजिटल पेमेंट होता है तो डिजिटल फुटप्रिंट तो रहेगा, बट इट विल नॉट बी मॉनिटर्ड, उस पर किसी को एक्सेस नहीं होगा। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि उसकी वैल्यू में कोई ग्रोथ नहीं होगा और वो आपका डेड मनी के रूप में, आपके जैसे आप वॉलेट में पैसा निकाल के रख देते हो वैसा वो रखा रहेगा। ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें एनोनिमिटी बनी रहेगी कि आपका जो एक्सपेंडिचर बिहेवियर है ये आपके तक ही रहेगा कि आप कहाँ पैसा खर्च करते हो, कहाँ नहीं करते हो, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, ये पूरा का पूरा वहाँ बना रहेगा। बिल्कुल। तीसरा इसमें दिक्कत ये है कि अगर सीबीडीसी बहुत बड़े पैमाने पे आई तो इसको मॉनिटर कौन करेगा, क्योंकि आपने आरबीआई से ले लिया एक बार तो आरबीआई का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ग्रीवेंस रेड्यूसल कहाँ से होगा। इसीलिए आरबीआई पायलट में अभी इसको एक्सपेरिमेंट कर रही है। चाइना के अलावा अभी रिटेल में कोई भी कंट्री बड़े पैमाने पे सीबीडीसी पे नहीं गई है, क्योंकि सीबीडीसी वर्सेस यूपीआई, जहां इंडिया में यूपीआई या डिजिटल पेमेंट इतना अच्छे से सेटल हो गया है, जी बिल्कुल, उससे कम्पीट करो तो इसमें कोई एडवांटेज नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर अरुणा, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी ढेर सारे सवाल हम आपसे पूछेंगे डिजिटल रूपी पर। फिलहाल चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा के पास जानने के लिए कि कैसे इस साल कई बैंकिंग रूल्स ने पैसों के लेन देन को आपके लिए आसान और सुरक्षित बनाया है। बताइए हर्ष। इस साल हमने कई बड़े बड़े बदलाव देखे, जिनमें से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नए नियम खूब चर्चा में रहे। सबसे बड़ा जो बदलाव रहा वो डिजिटल रुपए को लेकर रहा। केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी लॉन्च किया, जो अभी पायलट बेसिस पर लागू है। इसकी शुरुआत सबसे पहले होलसेल सेगमेंट के लिए की गई। इस प्रोजेक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक जैसे जो बड़े नाम थे वो शामिल हुए। वहीं ठीक इससे 1 महीने बाद आरबीआई ने 4 शहरों में रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए भी इसकी लॉन्चिंग की। आपको बता दें कि ई रुपये का सबसे बड़ा फायदा कि यह है कि आपको कैश साथ रखने की जरूरत नहीं होती है, आप आसानी से डिजिटल तरीके से पेमेंट और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्ड टोकनाइजेशन रूल की, जिन्हें लागू कर दिया गया है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने पर मर्चेंट वेबसाइट, पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस या जिस भी गेटवे पर पेमेंट करेंगे, वहां अब आपको अपनी कार्ड डिटेल्स देने की जगह टोकन देना होगा। पेमेंट गेटवे या फिर मर्चेंट किसी भी ग्राहक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड डाटा अपने पास स्टोर नहीं कर सकता है। आरबीआई ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने और ग्राहकों का डेटा सेफ रखने के लिए ये नियम लागू किया है। ये 2 नियम की बात हो गई। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। अब हम लोग एसबीआई की नई सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे पेंशनर्स के लिए लॉन्च किया गया है। पेंशनर्स को अब पेंशन की स्लिप लेने के लिए एसबीआई ब्रांच के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बैंक अपने ग्राहकों के लिए आपको सिर्फ हाई लिखना होगा, HI लिखने की जरूरत है और उनकी पेंशन स्लिप उनके ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। बस आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9022690226 पर हाई लिखकर व्हाट्सएप करना होगा। आपको बता दें कि पीएनबी और एचडीएफसी बैंक ने भी व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू कर दी है, इसकी शुरुआत कर दी है। आखिर जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी अहम। सरकारी बैंक जो है यूनियन बैंक, जिसकी बात की जाती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल मेटावर्स में एंट्री का ऐलान कर दिया है। हालांकि एचएसबीसी बैंक और जेपी मॉर्गन चेस जैसे बड़े प्लेयर्स भी इस फील्ड में उतर चुके हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि एडवांस टेक्नोलॉजी से ग्राहकों को कितना फायदा मिलता है। जी साक्षी। शुक्रिया हर्ष। और अब डॉक्टर अरुणा के पास वापस लौटते हैं कुछ और एक्सपर्ट इनसाइट्स जानने के लिए। डॉक्टर अरुणा,
क्या डिजिटल रुपी से आरबीआई और सरकार का नोट छापने का खर्चा कम होगा? कुछ इंडिकेशंस तो आपने दिए हैं, कितना खर्चा कम होगा और खास तौर पर इससे काउंटरफीटिंग की जो इश्यूज है, जो नोट डुप्लीकेट करने के जो इश्यूज है, क्या ये खत्म होंगे और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? देखिए, पहला चीज तो ये है कि काउंटरफीटिंग करीब करीब खत्म हो जाएगा क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट है, परंतु साइबर सिक्योरिटी में एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ेगा क्योंकि हमेशा चोर पुलिस के आगे चलता है। तो जब सीबीडीसी में पूरा अमाउंट आ जाएगा, वॉलेट आ जाएगा, तो उसका ट्रैकिंग, जैसे नोट में एक यूनिक नंबर होता है आपका, तो काउंटरफीट में समझ में आ जाता है, या यूनिट प्रिंट्स होते हैं, यूनिट लाइंस होते हैं, यूनिट कलर पैटर्न्स होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी सीबीडीसी के एवरी नोट जो जारी किया जाएगा उस पर एक यूनिकनेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका साइबर सिक्योरिटी चेक और साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक बहुत ज्यादा जरूरी होगा। दैट इज नंबर 1, सो दैट कोई फ्रॉड इसमें ना इंटरफियर कर सके। और मोर सो जब एनोनिमिटी की तरफ अगर हम रिटेल में चले गए तब तो कोई ट्रैक ही नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि किस स्टेज में गड़बड़ हुआ है। तो दैट इज अ डेंजर वन हैज टू वर्क अगेंस्ट, और उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि साइबर सिक्योरिटी का हमारा उतना ही केयर रहे। अब जहां तक आपने लिखा कि इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि आपको हमेशा ट्रैक रहेगा कि कितनी करेंसी लीगल टेंडर आज मार्केट में फ्लोट हो रहा है, कहाँ फ्लोट हो रहा है, कितना ज्यादा फ्लोट हो रहा है, होलसेल से फ्लोट हो रहा है, और जो सेविंग ऑफ द कॉस्ट है और जितना डिजिटल पेमेंट होता है उसमें पार्किंग नहीं होता है। आज अगर आप किसी भी विभाग में, आप मीडिया में हो, तो मीडिया में एक मनी बैंक में पार्क्ड रहता है और वो इट्स लाइक अ डेड मनी अगर आप यूज नहीं कर रहे हो। जब आपकी सैलरी में आ गया देन इट्स अ फ्लोटिंग मनी। तो यहाँ पे सारा मनी एक फ्लोटिंग रूप में रहेगा, तो इकोनॉमी के लिए इट विल बी वेरी वेरी गुड क्योंकि एंटायर अमाउंट विल बी अवेलेबल इन अ फ्लोटिंग फॉर्म। तो रियल टाइम एक्सपेंडिचर पे ही वो वहां से ड्रॉ होगा, पार्किंग नहीं होगा। परंतु बैंक्स को भी इसमें देखना है क्योंकि बैंक्स का काम है लेंडिंग। तो अगर सारे लोग सीबीडीसी में ही वॉलेट में सीधा आरबीआई से रखने लगे, उसका एक एडवांटेज एज अ कंज्यूमर आपको मुझे रहेगा कि बैंक अगर डूब जाता है तो हम आपका इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख तक है, परंतु हम जब आरबीआई से सीबीडीसी लेंगे तो हमारा जितना पैसा है पूरा सिक्योर गारंटी आरबीआई की रहेगी। परंतु फिर बैंक लेंडिंग कहाँ से करेंगे क्योंकि आरबीआई लेंडिंग नहीं करता है, दैट इज नॉट इट्स जॉब, उसका काम नहीं है वो। तो जो लेंडिंग से पूरा मनी मल्टीप्लाई होता है, इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है। इसीलिए मैं फिर से रिपीट करूंगी कि होलसेल तक अभी इसके फायदे हैं, होलसेल से आगे अभी इस पर सोचना जरूरी है। डॉक्टर अरुणा, ये बताइए कि क्या डिजिटल रुपी से मनी फ्लो ट्रेस हो पाएगा, यानी कि ब्लैक मनी पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ब्लैक मनी क्या है कि 30 लाख करोड़ अगर कैश में घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा अमाउंट ब्लैक है। ब्लैक मनी तब बनता है जब उस पर टैक्स नहीं पे किया जाता, इनकम टैक्स, स्पेशली इनकम टैक्स नहीं पे किया जाता है या कहीं बुक्स में नहीं आता है। आप 20,000 रुपए ड्रॉ करते हो और 20,000 स्पेंड करते हो तो इट इज नॉट अ ब्लैक मनी क्योंकि आपने 20,000 पे ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है। आप उसको अपने एक्सपेंडिचर के लिए उसको अपने एटीएम से ड्रॉ करके या आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो पूरा मनी ब्लैक नहीं है। परंतु जब करेंसी कम प्रिंट होगी और प्रिंटेड फॉर्म में नहीं रहेगी और डिजिटल फुटप्रिंट आपके वॉलेट में आने तक है, तो उससे क्या होगा कि टैक्स की चोरी कम हो जाएगी या टैक्स की चोरी नहीं के बराबर हो जाएगी, और वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिलेगा। और उसी तरह से आप ट्रैक कर सकोगे कि इस तरह जो टैक्स की चोरी के कारण ब्लैक मनी बनता है उसका परसेंटेज कंसिडरेबली कम हो जाएगा। जी डॉक्टर अरुणा, और अब वक्त है कुछ और जनता के सवालों को लेने का। डिजिटल रुपी को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों ने भी भेजे हैं, तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। ये नवीन का सवाल है, ये पटना से आपसे पूछ रहे हैं कि बैंक अकाउंट के बिना क्या डिजिटल रुपी का इस्तेमाल हो सकता है? ऐसा है कि जब आप डिजिटल रुपी खरीदोगे तो आप कहाँ से पैसा आरबीआई को पे करोगे? आप बैंक अकाउंट से ही आरबीआई को खरीद के सीबीडीटी लोगे। तो उस हद तक तो आपके पास बैंक अकाउंट चाहिए और उसमें पैसा भी चाहिए जिसे आप पे करके उसके अगेंस्ट सीबीडीटी खरीद सको अगेंस्ट द बैंक। बट एक बार सीबीडीटी आपके वॉलेट में आ गया फिर बैंक अकाउंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये यूपीआई जैसे आपके बैंक अकाउंट या बैंक ट्रांजैक्शन के रूट से नहीं ट्रांजैक्ट होगा। ये आप जैसे किसी को कैश पेमेंट करके अपना ट्रांजैक्शन करते हो उसी तरह से चलेगा, तब आपको जरूरत नहीं है। बट पहले आपके वॉलेट में पैसा आने के लिए आपको जो आरबीआई के सीबीडीटी जो बैंक्स के थ्रू ही आप खरीदोगे
तो बैंक को जो पेमेंट जाएगा वो आपके बैंक अकाउंट से ही जाएगा, डिजिटल फॉर्म में बैंक अकाउंट से ही जाएगा। तो वहां तक तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए। अगला सवाल हमारे पास दिल्ली से आया है। ये अक्षय का सवाल है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि वो कहां से और कैसे डिजिटल रुपी खरीद सकते हैं। अभी बिल्कुल नहीं खरीद सकते क्योंकि होलसेल में ही आरबीआई गया हुआ है। अभी रिटेल में उनका पायलट प्रोडक्ट चल रहा है और पायलट में जो चुने हुए शहर हैं, चुनी हुई बैंक से और चुने हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो उनको वो एक्सेस दिया हुआ है कि वो उसको सीबीडीटी को खरीदे। उसमें ट्रांजैक्ट भी लिमिटेड पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ पे वो ट्रांजैक्ट करें और ये पूरा चेन को स्टडी करके फिर अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस जारी होंगे, तब ये पूरा खुला जाएगा। तो अगर दिल्ली शहर दिया है तो दिल्ली में हम आप जैसे हर एक के लिए नहीं खुला है। डॉक्टर अरुणा, अब अगला सवाल लेते हैं। ये चंडीगढ़ से आया है हमारे पास सवाल। रीमा का सवाल है। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या डिजिटल रुपी से फिक्स डिपॉजिट किया जा सकता है? नहीं, आपको एक पैसे भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इट्स लाइक मनी इन वॉलेट। आज आपके घर में कैश 1 लाख रुपया आपने रखा है तो उसमें आप कोई ब्याज नहीं कमा रहे। ये उसी तरह है कि सीबीडीटी जो आपके वॉलेट में है, लीगल टेंडर है, सेफ टेंडर है, परंतु ब्याज 1 पैसा भी नहीं है। और अगला सवाल आया है हमारे पास नागपुर से। ये अशोक का सवाल है। आपसे पूछ रहे हैं कि डिजिटल रुपी में लेन देन के लिए क्या दोनों पार्टीज के पास कोई पर्टिकुलर ऐप या फिर वॉलेट सेम ही होना चाहिए? बिल्कुल, जो सीबीडीटी का क्यूआर कोड के डायरेक्शंस आएंगे तो सीबीडीटी पे करने वाला और सीबीडीटी लेने वाला दोनों के पास सीबीडीटी होना जरूरी है, क्योंकि जो लेगा वो सीबीडीटी फॉर्म में लेगा। वो बाद में उसको रुपी में एनकैश कराता है, वो नेक्स्ट स्टेप होगा, बट लेगा तो वो सीबीडीटी फॉर्म में ही। जी, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं डॉक्टर अरुणा। ये सवाल रेणुका का है, नोएडा से। आपसे जानना चाह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन का फायदा हमने आखिरकार मनी के सर्कुलेशन पर नहीं देखा, क्योंकि जितना पैसा कैश इकोनॉमी में पहले था डीमोनेटाइजेशन से, उसके बाद भी उतना ही पैसा देखने को मिल रहा है। तो क्या डिजिटल रुपी से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? डीमोनेटाइजेशन के समय 15 लाख करोड़ के करीब कैश था, आज वो 30 लाख करोड़ हो गया। तो उतना ही नहीं, डबल हो गया है। सर्कुलेशन डबल हो गया है। पर जब उतना कैश प्रिंट ही नहीं होगा तो अपने आप ये, मतलब आप ये समझ लीजिए कि होलसेल में सीबीडीटी आने से ये इसका डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि नया कैश प्रिंट ही नहीं होगा। तो मार्केट में अगर वो हर साल एक्स अमाउंट कैश फ्लोट करते हैं, वो एक्स अमाउंट डिजिटल रूप में आएगा, तो डिजिटल फॉर्म में आएगा, तो कैश सर्कुलेशन अपने आप कम हो जाएगा। उसका एक परसेंटेज में भी 10%, 20% प्रिंट होगा, वो भी छोटे नोटों में प्रिंट होगा, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए के हिसाब से। तो उसी के हिसाब से वो फ्लोट होगा मार्केट में। तो यस, जो करेंसी कैश फ्लोटिंग इन द मार्केट है वो जरूर कम होगा, जरूर कम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुणा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत ही सरलता से डिजिटल रुपी जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आपने हमारे सभी दर्शकों को समझाया है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन दौलत के इस खास शो को यहीं समेटते हैं। जल्द मुलाकात होगी, क्योंकि अगले हफ्ते भी हम हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर। लेकिन तब तक के लिए अगर आपके मन में कोई भी पर्सनल फाइनेंस को लेकर सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन.दौलत@gntv.com पर। तब तक के लिए नमस्कार।